Shri Education. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं श्री एजुकेशन की तरफ से। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है सामान्य विज्ञान का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसका ये 5वां लेक्चर है। 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलेगी। तो आज इसके इस 5वें वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन के जो गति के नियम है ना, वो हम पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें जो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, उन तीनों नियम को हम पढ़ेंगे और उनके बारे में डिटेल में देखेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। उनसे जो सेकंड नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो न्यूटन के जो गति के तीनों नियम है ना, ये सबसे पहले न्यूटन ने ना 1687 में उसकी ही किताब जो थी प्रिंसिपिया, उसी में सबसे पहले ये जो गति के तीनों नियम थे, तो उसमें ये उसने दिए थे। ठीक है, तो बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। 1687 ईस्वी में इन तीनों नियम का उल्लेख जो है प्रिंसिपिया बुक में किया गया था। तो चलिए देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियमों को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए बल क्या होता है। बल तो सबको मालूम होगा, उसका जो सेंस है आपको मालूम होगा, उतना ही बहुत है। कहीं लिखने को नहीं आता कि बल क्या है बताइए। बल आपको फीलिंग आ रही है ना, किसी ने मुक्का मारा, वो बल ही है। हर जगह आप देख रहे हैं आसपास क्या है? बल ही है। तो उसकी एक ट्रेडिशनल जो भाषा है वो देख लेते हैं, क्या है? बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। आपने किसी को धकेला, वो खड़ा था, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था से उसकी अवस्था परिवर्तित होकर गिर गया, तो वहां पे क्या हुआ? बल ने कार्य किया, वहां पे बल का रोल आ गया। अब आपने बल लगाया, दीवाल पर बल लगाया, दीवाल हिली नहीं, मगर आपने कोशिश की ना, उसमें दीवाल में परिवर्तन करने की कोशिश की वहां पे बल ने, तो वहां पर भी पिक्चर में क्या है? बल। तो बल का सेंस आपको आ गया है, बल की जो फीलिंग है वो आपको समझ में आ गई है। अगर बल की फीलिंग आ गई है तो आपको तीनों नियम को समझने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो देखेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम बहुत ही आसान है, देखिए क्या है? बाहरी बल की अनुपस्थिति में यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु नियत चाल से चल रही हो तो वह उसी चाल से सीधी रेखा में चलती रहेगी। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि अगर कोई वस्तु है वो विराम अवस्था में है, v इज इक्वल टू 0 है, उसका वेग क्या है? v इज इक्वल टू 0 है, वो वस्तु वहीं पर रुकी रहेगी। ऑफ कोर्स वहीं पर रुकी रहेगी जब तक मैं बाहरी बल ना लगाऊं। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार क्या है? बाहरी बल अनुपस्थित है तो वो वस्तु वहीं पर रुकी रहेगी। वस्तु वहीं पर रुकी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अगर बाई चांस वस्तु चल रही है, अगर बाई चांस वस्तु चल रही है मगर उसका वेग जो है वो नियत है, वेग क्या है? नियत है, सीधी रेखा में जा रही है, और उस पे अगर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा तो इतनी ही वेग से जाती रहेगी, उसे कोई नहीं रोकेगा। उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य ही नहीं कर रहा तो इतने ही वेग से चलती रहेगी। वो आप तो सोचेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा मैं फर्श पे कोई गोली चलाता हूँ वो तो रुक जाती है। हाँ, वो रुक जाती है क्योंकि वहां पे बाहरी बल कार्य करता है घर्षण के रूप में। ठीक है, अगर घर्षण भी ना हो तो वो ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे अंतरिक्ष में आप गए, आपका दोस्त गया, आपके दोस्त ने आपको ऐसे धकेल दिया, और धकेलने के बाद जितने वेग से धकेला वो जाते रहेंगे आप उतने वेग से। ठीक है, और इसने धकेला तो इस पे भी प्रतिक्रिया बल लगेगा, वो न्यूटन का तीसरा नियम आगे समझ में आ जाएगा। वो भी उतने ही वेग से कांस्टेंट जाता रहेगा, यहाँ पे कोई भी बाहरी बल नहीं लगेगा, तो उतने ही वेग से आराम से जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, मगर वो किसी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अगर आ गए तो वो अलग बात है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाएंगे तो m इंटू जी बल लग जाएगा ना, तो वो दूसरा नियम हो जाएगा। वहां गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है नगण्य है, मतलब अंतरिक्ष में। ठीक है, तो आप समझ गए ना। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। कोई वस्तु नियत चाल से चल रही है तो नियत चाल से चलती रहेगी,
क्योंकि हमने आपको बताया था ना इसके पहले कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। अगर वेग नियत है तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है ना, तो दोनों इक्वल ही होंगे। तो देखिए क्या होगा, जीरो हो जाएगा। त्वरण क्या होता है, जीरो। मैं सेकंड रूल में बताऊंगा, मगर मैं पहले बताता हूँ। F इजिकल टू जानते हैं m/a होता है, इतना तो जानते ही होंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर त्वरण जीरो है तो F बराबर क्या आ गया, जीरो। मतलब अगर F जीरो है त्वरण जीरो होगा, त्वरण जीरो है तो मतलब वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, वेग नियत हो या वेग जीरो हो, त्वरण जीरो होता है, मतलब बल अनुपस्थित होता है। तो न्यूटन का फर्स्ट नियम आपको समझ में आ गया। और न्यूटन के फर्स्ट नियम को ही क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके जड़त्व के कुछ उदाहरण, प्रथम नियम जहाँ पे होता है, जड़त्व के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे आपको बताया, जो वस्तु जैसी है उसी अवस्था में रहेगी। मतलब अगर रुकी हुई है तो रुकी रही रहना चाहेगी, अगर चल रही है, कांस्टेंट चलता है तो चलती रहना चाहेगी। ठीक है, वो अपनी अवस्था में चेंज का विरोध करेगी, वही जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व का उदाहरण में देख लेते हैं। चलती हुई बस के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये तो आपने सबने फील किया होगा, क्यों, क्योंकि जड़त्व के अनुसार, क्योंकि आप चल रहे थे बस में तो आपका शरीर भी चल रहा था उसी हिसाब से, तो वो उतना ही चलता रहना चाहिए था। मगर अब आप बस में से बैठे थे, वो भी चल रहा है, ये बस भी चल रही थी, मगर बस अचानक रुक जाएगी तो आपका शरीर तो है क्या करेगा, चलता रहना चाहेगा ना, तो उसी का विरोध करेगा ये। क्योंकि जब बस रुक जाएगा तो इसको भी रुकना पड़ेगा, मगर ये चल रहा था तो उसी का विरोध के कारण ये इस तरफ ये झुक जाता है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ये भी आपने सबने फील किया होगा। किसी गाड़ी के अचानक चलने के कारण उसमें बैठे हुए व्यक्ति पीछे की ओर बल महसूस करते हैं, मतलब पीछे की ओर झुक जाते हैं। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे बैठे हो, रुकी हुई है, अचानक आपका दोस्त एक्सीलेटर दबाता है, मोटरसाइकिल अचानक आगे जाती है, तो आप जो पीछे व्यक्ति बैठा है वो क्या होगा, पीछे की ओर ऐसे लटक जाता है ना, और कई बार तो गिर जाता है। क्यों, जड़त्व के ये उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा। विरामावस्था में है वस्तु तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, जो पीछे रुका हुआ है। मगर ये चल दिया तो ये विरामावस्था में इसका शरीर है तो इसलिए पीछे चला जाता है। ठीक है, मतलब जो पहली अवस्था है उसी में रहना चाहेगा, अवस्था में परिवर्तन का रेजिस्ट करेगा, को रोकेगा। होप आपको जड़त्व का नियम समझ में आ गया होगा, या प्रथम नियम जो न्यूटन का वो अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब हम चलेंगे दूसरे नियम पर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। तो न्यूटन के दूसरे नियम को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए एक टर्म जिसे कहते हैं संवेग। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग को p से दर्शाया जाता है और संवेग एक सदिश राशि है। तो संवेग क्या होगा, संवेग m/v होगा। मतलब कोई वस्तु है, वो m द्रव्यमान है, उसका v वेग से गति कर रही है। ठीक है, तो जितने भी वेग से गति कर रही है उसका वेग और उसके द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहेगा, संवेग कहलाएगा। ठीक है, आप दौड़ रहे हैं, आपका वेट जो है 60 किलो है, और आप जितने वेग से दौड़ रहे हैं उसको गुणनफल कर देंगे तो वो संवेग हो जाएगा, आपके पास उतना संवेग है। ठीक है, तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक कितना होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कैसे, m का किलोग्राम हो जाएगा और वेग का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से संवेग का जो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब आपको संवेग समझ में आ गया तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो अच्छे से आप समझ जाएंगे। और F इजिकल टू ma जो होता है ना, यहीं से प्रूव होता है, मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा। अब देखिए, न्यूटन का जो दूसरा नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ये क्या कह रहा है, मतलब ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु थी,
ये v1 वेग से जा रही थी। अब थोड़ी दूर पहुंची, इसका मास तो वही रहेगा, इसका वेग v2 हो गया। अभी यहाँ पर इसका संवेग p1 क्या था, m1 इंटू वी था, m इंटू वी1, द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, तो p2 क्या हो जाएगा, इसका m इंटू वी2 हो जाएगा। क्योंकि वेग बदलने के कारण इसका संवेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। यहां से यहां जाने में जो समय लगा t, तो वही कह रहा है जो बल होता है ना, बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब प्रति सेकंड संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा। यहाँ पे P2 हो गया P1 से, तो संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, ये कितने टाइम में हुआ, t सेकंड में इतना परिवर्तन हुआ, तो एक सेकंड में P2 माइनस P1 अपॉन t। तभी हम कहते हैं दर जब आती है डिवाइड बाई टी, इसलिए मैं करता हूं क्योंकि दर में एक सेकंड में देखा जाता है। यहाँ पे टी सेकंड में P1 से P2 हुआ, मतलब चेंज जो है P2 माइनस P1 हो गया प्रति सेकंड, तो t हो गया। तो ये आपका क्या होगा, बल होगा। अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं P2 की और P1 की, तो आप देख रहे होंगे द्रव्यमान कांस्टेंट है, द्रव्यमान दोनों में सेम है, तो ये कॉमन ले लिया, तो V2 माइनस वी1 अपॉन टी हो गया। और आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है, ये वेग परिवर्तन की दर है, V2 माइनस वी1 बाई टी। इसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आ गया ना आपका, यहाँ पे लिखूंगा मैं m इंटू, इसकी जगह क्या लिखेंगे, a, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, F फिजिकल टू m इंटू ए। यहाँ से आता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, जो है यहाँ से आता है फॉर्मूला उठ के, ठीक है। और ये जो बल होती है एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि संवेग भी एक सदिश राशि है, ठीक है। और इस बल की दिशा क्या होती है, जिस दिशा में संवेग में परिवर्तन होता है, जैसे इस दिशा में परिवर्तन हुआ तो बल की दिशा भी क्या होगी, इसी दिशा में होगी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। दिशा इधर होगी अगर P2 बड़ा है P1 से, ठीक है। अगर संवेग बढ़ रहा है इस दिशा में, अगर इस दिशा में संवेग कम हो रहा है तो मतलब बल की दिशा इधर हो जाएगी, क्योंकि देखिए P2 कम हो रहा है P1 ज्यादा हो रहा है, तो ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब दिशा उल्टी हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगा, ठीक है। तभी तो वेग कम होगा, बल कोई इधर इसके विपरीत लगेगा, कॉमन सेंस है, इसके विपरीत बल लगेगा तभी तो ये इसका वेग कम होगा। जैसे गोली जैसे गोली जा रही है, इसका वेग लगातार कम क्यों हो रहा, पीछे की तरफ घर्षण लग रहा है। आपको ये संवेग और न्यूटन का सेकंड लॉ समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चंस देखे कैसे आते हैं वो आपको बताता हूं मैं। जैसे ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है और m का वैल्यू कितना दिया हुआ, 10 किलोग्राम दिया हुआ है। अब बोला गया है कि ये वस्तु जो है a त्वरण से गति कर रही है। a त्वरण कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सबसे पहले बताइए इस पे बल कितना लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, बच्चा बच्चा बता देगा, m इंटू ए, तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन मान लेते हैं 10 न्यूटन, क्योंकि एम केस में है या एसआई में है ही, ठीक है। तो एफ इजिकल टू एम ए हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो, वस्तु है इसका द्रव्यमान जो है 5 किलोग्राम है, इसका जो वेग है यहाँ पर प्रारंभिक वेग इसका 5 मीटर प्रति सेकंड था, मगर जब ये यहाँ पहुंची, सेकंड में जब ये यहाँ पहुंची, इसका जो वेग हो गया, द्रव्यमान तो वही रहेगा, इसका जो वेग हो गया वो 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब बताइए इस पे कोई बल कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देखेंगे हाँ कार्य तो कर रहा है, क्योंकि इसका वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब त्वरण है, इसमें त्वरण है तो बल भी रहेगा। F इजिकल टू क्या होता है, m इंटू ए। m हमें मालूम है मगर ए नहीं मालूम है, ए निकालना हमने आपको बताया है। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, तो v माइनस यू 10/5 2 आ जाएगा, 2, ये कितना आ गया, 10 न्यूटन। याद रखिए जिस वस्तु में या जिस गति के अंदर त्वरण है वहां पे बल तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर त्वरण नहीं है बल नहीं होगा, मतलब दोनों एक ही हैं, ठीक है, दोनों एक ही कपल हैं, अगर ये होंगे तो वो होगा। त्वरण है तो बल होगा ही होगा, ठीक है। जहां भी आपको त्वरण मालूम हो गया वहां पे बल होगा ही होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको अभी अभिकेंद्र त्वरण के बारे में बताया था ना, कि जो दिशा बदलने के कारण हो रहा था, वेग की दिशा के कारण बदलने के कारण, जो कि सेंटर की ओर लग रहा था। अगर त्वरण है तो बल तो वहां होगा ही होगा,
तो यस, इसलिए अभिकेंद्र बल भी है। वो अगले वीडियो में उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा संवेग संरक्षण का नियम और अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल क्या होते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है, सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सेकंड रूल भी आपको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम तीसरा नियम। परंतु न्यूटन का तीसरा नियम है वो देखेंगे, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप दीवार पर मुक्का मारेंगे तो दीवार आपको भी चोट मारेगा, तो यही है प्रतिक्रिया बल। आप धरती पर खड़े हैं तो धरती ने आपका बोझ उठाया है, तो वो भी आप पे उतना ही फोर्स लगा रही है, उसे हम कहते हैं थर्मल फोर्स। जैसे आप ये खड़े हैं यहाँ पर, तो आपका द्रव्यमान कितना है, 60 किलो है, तो आपने बल कितना लगाया है, m×g बल लगाया है ना। और ये भी धरती भी आप पे उतना नॉर्मल फोर्स प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगा रही है, कितना है, m×g, अगर आप रुके हुए हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसके कुछ मैं उदाहरण दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ उदाहरण, सिंपल सी बात है, रॉकेट का उड़ना सबसे बड़ा उदाहरण तो यही हो गया यार, रॉकेट का उड़ना। रॉकेट किस नियम के अनुसार उड़ता है, न्यूटन के थर्ड लॉ। आप देखते होंगे जब रॉकेट जाता है तो नीचे कितना सारा एनर्जी वो करता है, की ओर बल लगाता है, तो ये उस पे आगे की ओर उल्टा बल लगाता है तो ऊपर जाता है, ठीक है। और दीपावली में आप जलाते होंगे, वो रॉकेट जलाते होंगे, तो यही ऐसे आग लगाते हैं तो नीचे की ओर मसाले के कारण नीचे की ओर फोर्स लगाता है, तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है, तो ये उड़ जाता है इसी कारण से, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जांपल, बंदूक से निकली हुई गोली। बंदूक का अगर गोली चलाते हैं, चलाया नहीं होगा आपने मगर फिल्मों में देखा होगा, पीछे की ओर ही फोर्स लगता है, तो पीछे की ओर धकेल देते हैं, बंदूक पीछे की ओर धकेल देती है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, ये बंदूक है, ये अभी ये आगे जब जाएगी, फोर्स किसी फोर्स से जाएगी, और तो ये उतना ही वो फोर्स पीछे लगाती है। क्यों फोर्स से जाएगी? क्योंकि अभी इसका वेग प्रारंभिक 0 था, मगर कुछ देर के बाद इसके पास कितना वेग आया था, क्योंकि त्वरण आ गया है। त्वरण आ गया है तो इसका मतलब बल तो होगा ही होगा, क्योंकि त्वरण क्यों आया है, अंतिम वेग ज्यादा है प्रारंभिक से, वेग बढ़ रहा है ना, 0 से v पहुंच गया, इसलिए त्वरण है तो बल भी लगेगा, आगे बल है तो उसके पीछे भी बल लगेगा। तो न्यूटन का वो तीसरा नियम है। तो ये न्यूटन के जो तीनों नियम है, प्रिंसिपिया बुक का नाम याद रखिएगा, सबसे पहले उसी में उल्लेख किया था न्यूटन ने। कब उल्लेख किया था? 1687 में किया था। तो होप समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। आपको हमारे चैनल में फ्री में सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा, पूरी कोचिंग की फील आएगी हमारे चैनल पर। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और रहिए। क्रैश कोर्स, फुल डिटेल, जीके ट्रिक्स, मैथ, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। कोई आपका भी अपना सब्जेक्ट आप बताना चाहते हैं, कोई टॉपिक, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। अगर हमें लगेगा कुछ ज़्यादा लोगों की वो मांग है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। फेसबुक पेज पे चले जाइएगा, वहाँ पे डेली के डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहता है। साइट पे हमारी चली जाइएगा, आपको ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहा है, ये इसको भी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।